चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने काइनेमैटिक्स एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन फार्मूले पढ़े थे। सही है। इसमें पहले मैंने काइनेमैटिक्स के आपको ग्राफ सिखाए थे और फिर जो है मैंने आपको एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट। उसमें फिर मैंने बहुत सारे पास पेपर के क्वेश्चन कराए थे काइनेमैटिक्स ग्राफ्स के। फिर मैंने आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ाना शुरू किया था। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर मैंने आपको ये सारे फार्मूलाज पढ़ाए थे जो आपको फार्मूला शीट में भी गिवन होते हैं। सही है। और फिर जो है हमने इसके भी क्वेश्चंस देखे थे। सही है। एट सम पॉइंट दोबारा भी आपको नज़र आएगा जब हम कनेक्टेड पार्टिकल्स पुलिस वो सब पढ़ेंगे। सही है। आज की क्लास में जो है वो मुझे आपको कराना है वो है काइनेमैटिक्स एंड कैलकुलस। कैलकुलस कहते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को। सही है। तो काइनेमैटिक्स और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे टाई अप होता है ये आज हमें देखना है। सही है। पहला पार्ट कहता है the particle starts from point O and moves in a straight line so that its distance at अच्छा मैं पहले ये बता दूं, सॉरी मैं भूल गया। तीन तरह की इक्वेशंस होती हैं। एक एस टी होती है, एक वी टी इक्वेशन होती है और एक ए टी इक्वेशन होती है। सही है। एस टी इक्वेशन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वी टी इक्वेशन आती है। फिर वी टी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो ए टी इक्वेशन आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट वेलोसिटी होता था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो होता था वो एक्सेलरेशन होता था। तो यही बात जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स के अलावा भी वैलिड होती है कि भाई अगर कोई कर्व से रिप्रेजेंट हो रहा है कोई ग्राफ तो एस टी से वी टी जाने पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और ई टी से ए टी जाने पे भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। रिवर्स में आना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेट करने में क्या आ जाता है? एक प्लस सी आ जाता है। उसका ख़ास ख्याल हमने रखना है। सी ए एस लेवल मैथ में आपको कैसे सिखाया जाता था कि भाई कोई एक कोऑर्डिनेट इंसर्ट करोगे तो सी आएगा। यानी अगर आपने ए टी को वी टी में इंटीग्रेट कर लिया तो आपको वेलोसिटी और टाइम का कोई एक कोऑर्डिनेट चाहिए होगा जिससे आप सी निकाल सकेंगे। इस तरह आपने वी टी को इंटीग्रेट कर लिया एस टी में तो फिर से आपको कोई एस और टी का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा जिससे आप सी निकाल सकेंगे। पेज 37 है। सही है। तो इन बातों का ख्याल रखना है। एक एक करके सवालों को देखेंगे। बहुत सारी बातें इसमें आएंगी, मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा। सही है। कब क्या चीज़ ज़ीरो हो रही है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें। लिख लो जल्दी से। ये कहता है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ओ एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्टेंस एज सेंटीमीटर्स फ्रॉम ओ टाइम टी सेकेंड्स इज गिवन बाय। वो फ्रॉम ओ को कह रहा है यानी वो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है फ्रॉम ओ। उसने कहा इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो पहले मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे वीटी की इक्वेशन चाहिए होगी। वीटी की इक्वेशन कैसे आएगी? डिफरेंशिएट करके। सही है। अब इसमें वाली डिफरेंशिएशन कौन सी वाली होगी? जो ए एस मैथ में होती थी। एम वन इज टेक्निकली एन ए एस कम्पोनेंट। तो इसमें ए टू की डिफरेंशिएशन पहली बात तो नहीं आ सकती। सही। एस टू में आती है, डिफरेंशिएशन भी आती है, इंटीग्रेशन भी आती है। तो ये बनेगा 40 माइनस 3t² / 6। हमें क्या फाइंड करनी है? इनिशियल। इनिशियल किसको कहते हैं? जब टाइम ज़ीरो हो रहा है।
इनिशियल का मतलब टाइम ज़ीरो। ओके, तो टाइम ज़ीरो लगा दें। तो अब ज़ीरो ही आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। वेलोसिटी आ जाएगी और फिर उसको फर्दर डेरिवेट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, क्योंकि ग्रेडियंट से रिलेटेड होता है ना, और इंटीग्रेशन तो रिवर्स प्रोसेस है। सही है। फिर इसी तरह ए टी कैसे निकालोगे? इसको डिफ्रेंशिएट फर्दर करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा ए इक्वल्स टू 4 - 60/6। ए इक्वल्स टू 4 - t। सही है। तो एक्सेलरेशन कितनी आ रही है इनिशियल? 4 आ रही है। सही, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मीटर पर सेकंड, इफ यू वो जीरो तक कोई फर्क नहीं। यूनिट्स के वैसे मार्क्स नहीं होते, लेकिन बेहतर है लिख दिया करो। सही है, क्योंकि टेक्निकली होने चाहिए ना, मार्क्स नहीं होते हैं यूनिट्स के लेके। दोनों में से कोई भी एक पहले पढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली होता ही है कि न्यूटन्स लॉज में फिर दोनों चीज़ें होती है ना, काइनेमैटिक्स भी होगा और फोर्सेस भी होंगी। तो मैं पहले फोर्सेस पढ़ा लूँ, बाद में काइनेमैटिक्स पढ़ाऊँ, फिर न्यूटन्स लॉज पढ़ाऊँ, या फिर मैं पहले काइनेमैटिक्स पढ़ा लूँ, फिर फोर्सेस पढ़ा दूँ, फिर न्यूटन्स लॉ पढ़ा दूँ। सिर्फ एफ इक्वल्स टू एम ए की एप्लीकेशन। मैं काइनेमैटिक्स इसलिए पहले पढ़ाता हूँ कि इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, तब अलग से तुम्हें पास पेपर में पूरा क्वेश्चन नज़र आएगा। फोर्सेस का क्वेश्चन अक्सर जो होता है वो न्यूटन लॉ के साथ मर्ज ही हुआ हुआ होता है। कई बहुत कम होता है कि फोर्सेस का क्वेश्चन अलग से होता भी है। सही है। और उसमें कहीं ना कहीं पार्ट 2 में न्यूटन्स लॉ आ जाता है। यहाँ पे तुम्हें नज़र आ रहे हैं, मैं पिछली क्लास में भी जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें सिर्फ काइनेमैटिक्स के ग्राफ्स थे। एक एंड में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था जिसमें फोर्सेस थी, वो मैंने इग्नोर कर दिया था। बट तुम्हें वर्कशीट नज़र आएंगे कि हार्ड कोर काइनेमैटिक्स के ग्राफ्स पूछे जाते हैं। सही है, ये तुम ऊपर स्क्रॉल करोगे नज़र आएगा तुम्हें। देखो, कोई और किसी चीज़ का पार्ट भी नहीं है यहाँ, सिर्फ काइनेमैटिक्स के स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। और अक्सर पेपर्स में तुम्हें दो काइनेमैटिक्स के सवाल भी नज़र आएंगे, एक ये कैलकुलस वाला और एक बगैर कैलकुलस वाला। कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन। सही है, आगे देखते हैं। द टाइम आफ्टर द स्टार्ट व्हेन इट कम्स टू अ मोमेंट्री हॉल्ट। मोमेंट्री हॉल्ट कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेस्ट को। इंस्टेंटेनियस रेस्ट कब होता है? क्या चीज़ ज़ीरो? वेलोसिटी ज़ीरो। ये अब याद रखना है कि किस चीज़ पे क्या ज़ीरो होता है भाई। सही है। ओके, फिर इंस्टेंटेनियस रेस्ट ढूंढें। वेलोसिटी का फंक्शन आपके पास है। हाँ भाई, कितने करोड़ का बिजनेस करके आए हो तुम लेट? सही बात है, ऐसा ही होता है। बेकार में तुमने पूरी रोड तोड़वा दी है। अपेरेंटली वो सर्विस रोड बना रहे, पता नहीं किसको सर्विस देनी है। हाँ, वो तो तुम आते हो ना। इधर इस एरिया में आई डोंट थिंक इतना रश यहाँ पे कभी होता है कि यहाँ पे सर्विस रोड की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये तो मेजरली तो रेजिडेंशियल एरिया है ना। बट पैसा बहुत है भाई। वो बाकी सड़कें नहीं बन सकती, लेकिन एक्स्ट्रा फजूल की एक रोड बना दी है। वो हैदराबाद में एक रोड है
जो अब मेरे ख्याल से तीसरी दफ़ा वो स्क्रैप करके दोबारा बना रहे हैं, और बाकी रोडें टूटी हुई हैं। वो एक रोड जो है वो बार बार बनती रहती है। पता नहीं अब जो भी हो रहा है वो तो कारसाज को, नॉट इन दिस जनरेशन। आई थिंक द नेक्स्ट वन विल सी यूनिवर्सिटी रोड एटलीस्ट। उन्होंने 2 साल तो मुंह से बोला है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर लें। अरे उस दिन शर्जील मेमन ने वो उस पर कहा है कि मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ, ऐसा ना हो वीगो आ जाए। बात पैसे की नहीं है, पैसे हमारे पास भी वर्ल्ड बैंक के बहुत हैं, नीयत नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, शर्जील मेमन ने टीवी पे आके कहा है हमारी नीयत पे शक शक ना करें आप। हम शराब की बोतल में शहद रखते हैं, लेकिन शक ना करें हम पे। यहाँ यहाँ पे ग्रीन बस भी जो है वो जबरदस्ती बनी। ट्रैक है वहाँ पे ना। अब वो, हाँ, सबसे ज्यादा अपनी वीडियो एडिट करके तुम्हारी जगह अभी एआई लगा रहे हैं यहाँ पे। चलो, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओ एट दिस टाइम, कौन से टाइम पे भाई? कौन से टाइम की बात हो रही है? इस मोमेंट्री हॉल्ट वाले टाइम की। जीरो पे एक वेलोसिटी जीरो थी और 8 पे वेलोसिटी जीरो, पेज नंबर 37। सही है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओ एट दिस टाइम, तो कौन सा डिस्टेंस निकालना है? टाइम 8 पे डिस्टेंस निकालना है, तो एस वाली इक्वेशन में टाइम 8 लगा दूंगा। सही है, सिंपल बात है। 128/3। सही है। फिर जो है, what maximum velocity does it reach before that time? मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है? इसका डी वाई बाई डी एक्स। और वीटी ग्राफ के डी वाई बाई डी एक्स को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या सीखने वाली है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है? जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो। और उसका लॉजिक वही है जो अभी अली ने हमें बताया कि सर मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है और इक्वल्स टू ज़ीरो। जब वीटी ग्राफ को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो एक्सेलरेशन बन जाता है, और एक्सेलरेशन को ज़ीरो करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। सही है। तो क्या हमारे पास एक्सेलरेशन का वो पहले से है? बिल्कुल मेरे पास पहले से है, 4 - t/2 है। सॉरी, 4 - t है। तो t ज़ीरो इक्वल्स टू 4 - t, t इक्वल्स टू 4। फाइंड क्या करनी है? व्हाट मैक्सिमम वेलोसिटी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है भाई। 4 को लगा देंगे वीटी वाली इक्वेशन में, 4²/2, 16 - 8, 8। 8 भाई। सही है। ओके, आफ्टर व्हाट टाइम डज द पार्टिकल पास थ्रू ओ अगेन?
ओ से कब गुजरेगा दोबारा? आसिम, व्हाट टाइम डज द पार्टिकल पास थ्रू ओ अगेन? क्या बता रहे हो? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। सही है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो मैं पार्टिकल जो है वो दोबारा ओ से घूमेगा। सही है। तो इसको जीरो किया, टी स्क्वायर को कॉमन लिया, तो ये बचा 2 - t/6। टी इक्वल्स टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, टी इक्वल्स टू 12, टी इक्वल्स टू जीरो। सही है। यहाँ से क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ। देखिए, ये तो मैंने आपसे बहुत सारी कैलकुलेशंस कराई। आपको जर्नी को स्केच करना भी आना चाहिए। सही है। मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि वो यूं आगे पीछे हो रहा है बस। सही है। इट्स नॉट यूं घूम के नीचे नहीं आ रहा। टू डायमेंशनल मोशन नहीं है, वन डायमेंशनल मोशन है। सही है। वो या तो आगे जा रहा है, वो यूं पीछे आ रहा है। सही है। मैं भी उसको बनाऊंगा इस तरह कि आपको यूं घूमता हुआ नजर आएगा, बट दैट स्टिल मीन्स कि वो एक ही लाइन में जा रहा है। व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि होता क्या है। अब पहले क्या हुआ कि टाइम जब जीरो था तो वो ओ पे खड़ा था। सही है। उसके बाद पार्टिकल कहाँ गया? आगे जाता गया। सही है। आगे जाता गया। स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी जीरो थी, एक्सेलरेशन 4 थी। वो कब तक आगे गया है? व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट कब तक आगे गया है? जब भी वेलोसिटी जीरो होती है, ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट या मोमेंट्री हॉल्ट आता है, तो पार्टिकल क्या करता है? पार्टिकल घूम जाता है। ये टाइम 8 पे घूम गया। कितना दूर गया वो भी शायद मैंने पता किया है, वो 128/3 दूर गया था। फिर पार्टिकल ने क्या किया? पार्टिकल जो है वो वापस आता रहा। दोबारा वो पे से कब गुजरा? अभी निकाला ना, T12 पे। तो जाने में उसको 8 सेकेंड लगे, वापस आने में 4 लगे। सही। उसके बाद पार्टिकल ने क्या किया? उसके बाद पार्टिकल जो है वो इसी डायरेक्शन में जाता जा रहा है। आगे कितनी देर तक जा रहा है अभी कोई मेंशन नहीं है। सही है। लेकिन ये पता है कि दोबारा घूमेगा नहीं। कैसे पता मुझे? ये पार्टिकल दोबारा घूमेगा नहीं। कैसे पता मुझे? ये दोबारा वी जीरो नहीं हो रही कभी। वी जीरो जो है वो दो ही जगह पे हुई थी, एक जीरो पे और एक 8 पे। तो 8 पे तो घूम गया, घूम गया, अब यूं जाता रहेगा। जितना दूर लेके जाना जाओ, 20 पे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे फॉर एग्जांपल, या 15 पे निकालोगे, या 20 पे निकालोगे, या 25 पे निकालोगे, मैं आपको बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल पीछे चला गया है। वो ओ से आगे गया, स्टार्टिंग पॉइंट से वापस चला गया, वो डायरेक्शन उसकी उल्टी ही रही है। सही है। जर्नीज को इस तरह मैप करना आना चाहिए आपको। समझ आना चाहिए कि भाई पार्टिकल कहाँ जा रहा है, बेस्ड ऑन द नंबर्स दैट आई गिव यू। ओके। पार्टिकल सिर्फ टर्न तभी करता है जब उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, और ये टर्निंग पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इन मोस्ट क्वेश्चंस। दैट्स गोइंग टू बी द क्रूशियल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सही। नहीं भी कहा हुआ तो आप सोचेंगे जरूर कि भाई वेलोसिटी कब जीरो हो रही है, क्योंकि पार्टिकल ने उस केस में घूमना है। ओके। क्लियर हो गई ये बात? अगला सवाल देखते हैं। द डिस्टेंस एस मीटर्स ऑफ अ पार्टिकल moving in a straight line measured from a fixed point O on the line is given by this, where t is the time in seconds from the start. Find its initial distance from O. Initial distance किसको जीरो रखूं? टाइम को जीरो रखूं। और किस इक्वेशन में? इसी इक्वेशन। यानी जब मैंने कासिम जर्नी स्टार्ट की तो मैं ओ से 2 मीटर दूर खड़ा हूं। सही। अब मैं आगे जाता हूँ या पीछे जाता हूँ ये बाद में डिटरमिन होगा। सही है। ये ए हो गया। बी देख लेते हैं। इट्स इनिशियल वेलोसिटी। डिफ्रेंशिएट कर लें पहले। वेलोसिटी की बात हुई तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एंड इन विच डायरेक्शन उसने पूछा।
इनिशियल वेलोसिटी आ रही है -3, यानी अगर तुम 2 मीटर दूर खड़े हो भाई, ये 2 मीटर्स का डिस्टेंस है, यहाँ पे ये खड़ा है भाई, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है इसकी। वो किस तरफ मूव करना स्टार्ट करता है? उल्टा आना स्टार्ट करता है, यूं जा रहा है पहले भाई, वो आगे नहीं जा रहा, वो पीछे आ रहा है, वापस ओ की तरफ आ रहा है। तो व्हेन वेलोसिटी इज नेगेटिव यू आर रिटर्निंग टू ओ, और मूविंग बैकवर्ड्स फ्रॉम ओ, दोनों हो सकता है। सही है। फिर मैं इसको कह देता हूँ रिटर्निंग टू ओ। अब तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड पे तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो मैं बैकवर्ड्स को डिफाइन नहीं कर सकता। मैंने ओ को ज़रूर डिफाइन किया हुआ है। सही। मैं ओ से रेट ओ की तरफ आ रहा हूँ, टूवर्ड्स ओ कह सकता हूँ। सही है, या अवे फ्रॉम ओ कह सकता हूँ। इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। डी वी ओवर डी टी करूंगा, डिफ्रेंशिएट किया, वो एक ही आंसर आ रहा है, एक्सेलरेशन टू से चल रहा है। कुछ सिंपल वाले भी होते हैं, आएंगे। ये नहीं होता कि सारे क्वेश्चन ही मुश्किल होंगे, कुछ पार्ट्स मुश्किल होते हैं। अभी तो मैं सारी चीज़ें एक एक करके बता रहा हूँ ना, कि तुम्हें कब किसको ज़ीरो करना है, तो तुम्हें इसलिए सिंपल लग रहा है कि एक एक करके चीज़ आ रही है। अभी आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जाएगा। द टाइम्स व्हेन इट पासिस थ्रू एंड विथ व्हाट वेलोसिटी। क्या चीज़ ज़ीरो? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। तो ये क्वाड्रेटिक है, मैं कैलकुलेटर से अभी सॉल्व कर रहा हूँ। 1 and 2। सही है, एंड इट्स वेलोसिटी एट दीज टाइम्स। When and where is it at instantaneous rest? वेलोसिटी ज़ीरो कर दे भाई। सही है, अब मैं जर्नी का आपको मैप बना के दिखाऊं। मैंने कहा कि मैं वेयर, हाँ अच्छा सॉरी, वेयर भी बताना था। एस निकालोगे। 2.25 माइनस 4.5 माइनस 2.25 माइनस 0.25, आई थिंक। सही है। तो व्हेन एंड वेयर बता दिया मैंने। अब देखो जर्नी में हुआ क्या है। यहाँ से कब निकले? टाइम ज़ीरो पे निकले। ओ से दोबारा कब गुजरे हो? पहले एक दफ़ा टाइम 1 पे गुजरे हो, फिर 1.5 पे टर्न हुए हो, 2 पे दोबारा गुजरे हो, और फिर आगे जा रहे हो। 1.5 पे टर्न आएगा ना, वेलोसिटी ज़ीरो हुई थी भाई। सही है। और देखो, ये जब 1 पे वेलोसिटी निकाली थी तो वो -1 थी, यानी जब यहाँ पे थे तब रिवर्स में ही जा रहे थे। कितना दूर गए थे यहाँ से? यहाँ से कितना दूर गए हो? 0.25 दूर गए हो। सही है। कभी कभार सवालों में क्या कैलकुलेट करना होगा? फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, और वट एवर द क्वेश्चन में भी। तो आपने जर्नी को तोड़ तोड़ के कर सकते हैं, या फिर अभी हम उसका दूसरा तरीका भी सीखेंगे बाद में।
सही है, लेकिन जर्नी को स्केच करना आना चाहिए। ये आगे जाके एक ग्राफ दिया हुआ होगा, दूसरा ग्राफ कभी कभी ड्रॉ भी करना होगा। सही है, पढ़े आगे, कोई सवाल तो नहीं है? डिफरेंशिएशन वाले सवाल मैंने आपको दिखा दिए, थोड़ा सा इंटीग्रेशन को भी देख लेते हैं। 60 minus kt square, where k is a constant and t is the time in seconds from the start. If its acceleration is 0 and t equals to 1, find the value of k. तो ये शायद अभी भी डिफरेंशिएशन का ही सवाल है। एक्सेलरेशन निकालो, डिफरेंशिएट करेंगे और फिर k की वैल्यू कैसे निकालूं? t1 दिया हुआ है, k is t। Well, in the time when the particle comes to instantaneous rest, velocity 0, so t common, सही है। मैक्सिमम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0, इक्वल्स टू 1। वेलोसिटी पूछिए तो 3, सही है। सही ना, आगे बढ़े, ये देख लो। द वेलोसिटी ऑफ अ मॉडल ट्रेन which is moving along straight rails is this. Find its displacement from its initial position. इंटीग्रेट करेंगे भाई इसको, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन चाहिए होगी। 0.3 t³/3 माइनस 0.5 t, सही है, प्लस c। ओके, आफ्टर टाइम t सेकेंड्स उसने कहा हुआ था ना। तो मुझे बताओ कि c की वैल्यू कैसे निकालूं। अब ये इम्प्लाइड इन द क्वेश्चन है, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन कहा हुआ है, यानी जब s 0 था तब t 0 था। दोनों को 0 लगाएंगे, c 0 आ रहा है, इस केस में कोई मसला नहीं है, c 0 आ रहा है, तो हमें पता चल गया भाई, हमने कंफर्म कर लिया कि इक्वेशन जो है वो यही है बस। सही है, इस तरह कंफर्म करना ज़रूरी होता है। फिर
आफ्टर 3 seconds, तो t की वैल्यू 3 लगा दोगे। 51/2, 1.2 आ रहा है ना। क्या खतरनाक कैलकुलेशन किया तुमने। 27 × 0.1 2.7 और वो 1.5 है 1.2। अली तुम्हारे मार्क्स जो है ना इसी में कटते होंगे, ये जो तुम। नहीं, तुम्हारे अंदर मसला है। मैं तुम्हें नया कैलकुलेटर दिला दूं, वुड दैट चेंज योर ग्रेड? हाँ, मेरे पास तो सप्लाई है पूरी, वो कह रहे हैं। देखो काम आता है ये, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। देखो, नहीं, मैं कैसियो वाला हूँ, देखो। सबसे नया मॉडल मेरे पास ही है। सबसे नया मॉडल मेरे पास ही हो गया। हाँ? क्या करके जाते हैं? तो दिखता ऐसे ही है, नहीं पता चलता। कौन पकड़ेगा तुम्हें? तुम ऐसे सस्पिशियस दिखोगे, तो ये तो हरकतें तुम्हारी ऐसी है ना कि तुमने फंसा दिया किसी। चले, कोई बात नहीं। हाँ, ये ऐसी हरकत कोई फायदा नहीं होना वैसे, चाहे जितना भी सेव करके लेके जाओ। आता होगा तो वैसे ही आता होगा। कितनी आइडेंटिटीज लगा लेगा भाई पेपर में, एक ही क्वेश्चन में लगेंगी ना। The acceleration at time t seconds is given by this. The particle is initially at the origin with velocity -2. Find an expression for the velocity of the particle after t seconds. तो बनाओ, वेलोसिटी की इक्वेशन बनाओ। क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे भाई। सही है। प्लस सी। सी कैसे निकालूं? टी जीरो रखूं और वी जीरो नहीं है, देखो -2 है। सही है, तो इसीलिए ख्याल रखना है, वी इज -2 व्हेन टी इज जीरो। द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टी सेकेंड्स, यानी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बताओ। फिर से इंटीग्रेट कर दें। अब सी की वैल्यू बताओ। एस इज जीरो व्हेन टी इज जीरो, क्यों ऐसा? ऐसा क्या कहा है मैंने सवाल में? इनिशियली एट द ओरिजिन कहा हुआ है ना मैंने, तो वर्ड्स में मैंने इम्प्लाई किया है। क्या हुआ? तो ये बन रहा है जीरो, जीरो, जीरो क्यूब ओवर 6, जीरो, सो सी इज जीरो। Hence find the velocity and position 6 seconds later.
तो वेलोसिटी, तो नंबर्स लगा लगा के अभी तो कैलकुलेशंस हो रही हैं। 36 माइनस 18 माइनस 3, दूसरा वाला निकालो, वही मुश्किल कैलकुलेशन। थर्टी सिक्स इंटू थ्री इज 108 माइनस 36 72 माइनस 12 इज 6। सही है। वाह, चेक कर लो भाई कैलकुलेटर सही चल रहा है कि नहीं, वरना मैं अपनी कैलकुलेशन चेंज कर लूँगा और क्या करूँ। तुम दिला दो आईपैड बेच के। तुम अब कैलकुलेटर की जगह मुझसे आईपैड गिफ्ट मांग रहे हो यार, शर्म करो भाई। देखो मेरा यूज़ किया हुआ है, वैल्यू तो इन्फिनिटली बढ़ चुकी है। मेरे लिए तो बढ़ गई है ना, मैं तो फ़ायदा उठाऊँ ना इस बात का। चल, कैलकुलेशन किया मैंने ऐसे, अगर नहीं है सही तो बता दो। नहीं, वो मैंने एक लाइन में लिखे है। सही है, ये हो गए, समझ आ गए सारे सवाल। सही है। हमारे पास आधा घंटा है, कुछ कुछ मुश्किल सवाल आएंगे अब। नहीं नहीं, M1 की क्लासेस अब 7 बजे तक ही, उसके बाद मुझे S2 पढ़ाना होता है। अच्छा ये रमज़ान में, पर मैंने आज काइनेमैटिक्स कैलकुलस करा दिया, उसके बाद 3 और क्लासेस है ना, उन 3 में सारा फोर्सेस एंड प्लेन्स खत्म हो जाएगा। न्यूटन्स लॉज भी शायद उसमें हो जाएगा, क्योंकि वो टॉपिक लंबे नहीं है, वो छोटे टॉपिक्स हैं, उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे नहीं पढ़ाने, उसमें प्रैक्टिस करानी है, हो जाएगी। और फिर मार्च में 3 टॉपिक्स होंगे, न्यूटन्स लॉज रह जाएगा मेरे ख्याल से, और उसके साथ कनेक्टेड पार्टिकल्स है और वर्क पावर एनर्जी, मोमेंटम तो आधे घंटे का है। टारगेट यही है, ईद से पहले पूरा करा दूंगा, ईद के बाद ईयरली प्रैक्टिस, वो रिवीजन वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। रमज़ान की टाइमिंग अभी फ़िलहाल जो मैंने उनको कही है वो कही है, तुम लोगों की क्लास बनेगी 3 से 4, ट्यूसडे को। क्या? कोई बात, और कब, तो तरावी मैं पढ़ूंगा। वाह, गुड एडवाइस, सीधा जन्नत में जाऊंगा मैं। दोपहर, तो दोपहर में ही तो रखना हूँ, 3 से 4 क्या होता है? क्यों, कहाँ जाना होता है 3 से 4 तुम्हें? ट्यूसडे को नहीं जाना क्या मतलब है? बाकी दिन चले जाना, बाकी दिन चले जाना। अब रोजे में स्विमिंग भी होगी? वाह, ब्रिलियंट। भाई बेटा सिलेबस भी पूरा कराना है, कोई कोई मुझे अभी रात को 2 बजे तक क्लास कराने का शौक नहीं। ट्यूसडे की क्लास 3 से 4 होगी और सैटरडे की अपनी जगह पे रहेगी। 11 से 12 है। तुम लोगों ने ये रोजे की वजह से मैं एक बार सारी अपना उल्टा रूटीन थोड़ी कर सकता हूँ। मुझे भी सुबह काम पे जाना है, मुझे तो सुबह 8 बजे काम पे जाना है। बेटा फिर फेस टू फेस नहीं हो सकती, ऑनलाइन ही हो सकेगी फिर। रात को ये सेंटर कौन खोलेगा? उनको बोलो मैथ भी पढ़ा दे तुम्हें, उनको बोलो मैथ भी पढ़ा दे तुम्हें। एक तो वैसे मैं रमज़ान में पढ़ाने का कोई दिल नहीं चाहता मेरा, पढ़ा रहा हूँ ये बहुत बहुत बड़ी बात है।
वरना तो हमेशा छुट्टी होती है। इस साल तो यही है बेटा। तो इस साल भी कॉलेज में मैंने सब कुछ ख़त्म करा दिया है। अभी 2 हफ्ते में सब खत्म है। हाँ, तो तुमने देर से स्टार्ट किया है। और कॉलेज नहीं, ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। तो हफ्ते में 4 क्लास पढ़ाता हूँ, तो मैं 2 पढ़ाता हूँ। 4 घंटे। कहाँ? यहाँ। ज़रूरत होगी तो बढ़ा भी लेंगे, कोई टेंशन की बात है। अभी मैं ड्यूरिंग द अभी मार्च से पहले नहीं बढ़ा सकता, मार्च के बाद बढ़ा। ये तो फुल स्केड्यूल होता है, किसी और दिन फ्री नहीं होता मैं। चलो ये सवाल देखो। अब 4-5 सवाल हैं वो देखने। A particle moves forwards and backwards along a straight line so that its displacement s meters from its initial position at time t seconds is given by this. Find the distance that it travels in the first 5 seconds. जब भी ऐसा सवाल आए, अब मैं ये आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये 5 मार्क्स का सवाल है। तो एक बात बड़ी क्लियर कट है हमेशा कि यहाँ पे सिर्फ 5 लगा के आंसर नहीं आएगा। सही है। ये नहीं कर सकता कि मैं डायरेक्ट 5 लगा दूँ। व्हाट इज द कैच? वाई एम आई सेइंग कि क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा टेक्निकल है। फॉरवर्ड भी जा रहे हैं, बैकवर्ड भी जा रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि भाई कब कब पार्टिकल घूम रहा है। घूमने का कब पता चलता है? क्या चीज़ जीरो? डीवाई बाई डी एक्स नहीं बोलो, क्या चीज़ जीरो? पार्टिकल टर्न कब करता है? वेलोसिटी जब जीरो होती है तब पार्टिकल टर्न करता है। तो पहले एक वीटी की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। So the particle is turning at t1 and t3. अब देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि मैं जर्नी को यूँ बनाना शुरू करूँ। मैं कहूँ टाइम 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 पे पहुँचा, सही है, 1 के बाद 3 से दोबारा घूमा, कहाँ से घूमा ये पता कर लूँगा, और फिर दोबारा यूँ करके घूमा। कहाँ से घूमा ये मुझे नहीं पता, वो से पीछे चला गया था या नहीं चला गया था वो भी नहीं पता मुझे। ये सारी बातें मैं बिल्कुल ढूंढ सकता हूँ। मैं पहले टाइम 1 लगा लूँ एस वाली इक्वेशन में, टाइम 3 लगा लूँ एस वाली इक्वेशन में, और टाइम 5 लगा लूँ एस वाली इक्वेशन में। तो मुझे अलग अलग पोजीशंस पता चल जाएंगी, मैं जर्नी को पूरा ड्रॉ कर सकता हूँ। बट कासिम, व्हाट आई वांट यू टू लर्न इज के आप एएस की इंटीग्रेशन में एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि, एक मिनट जूम स्टार्ट करूँ। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं व्हेन यू पुट इन लिमिट्स। अब पिछले चैप्टर में काइनेमैटिक्स ग्राफ्स में आपने क्या सीखा था कि जब वीटी ग्राफ होता है उसके और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया होता है वो क्या होता है? वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कहलाता था। सही है। अब ये जो वीटी का ग्राफ होगा
आपने क्या निकाला है, वीटी ग्राफ के एक्स इंटरसेप्ट निकाले हैं ना, सही है। वीटी ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, अभी मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है तो कुछ शायद इस तरह का होगा, एक दफ़ा 1 पे और एक दफ़ा 3 पे जा रहा होगा, ये वीटी ग्राफ आपका बन रहा होगा, सही है। मुझे अगर ग्राफ नहीं भी पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वेलोसिटी कब कब जीरो होती है। जब जब वेलोसिटी जीरो होती है तो पार्टिकल घूमता है, सही है। जब जब वेलोसिटी जीरो होती है पार्टिकल घूम रहा होता है, तो उस पॉइंट को कट ऑफ पॉइंट कहना चाहिए। कि अगर अब मुझे एरिया निकालना है तो मैं एक एरिया निकालूंगा 0 से 1 का, सही है। एक एरिया निकालूंगा मैं 0 से 1 का, किसको इंटीग्रेट करूंगा, वीटी ग्राफ को इंटीग्रेट करूंगा, ये 0 से 1 के बीच में कितना ट्रैवल कर रहा हूँ। फिर एक और क्या निकालूंगा, 1 से 3 का, फिर से वीटी ग्राफ को इंटीग्रेट करूंगा। ये तो बात सबको क्लियर है ना कि भाई डिस्टेंस निकालने इंटीग्रेशन तो होनी है। मैं अब आपसे कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन की इक्वेशन निकालने से बेहतर है आप लिमिट्स लगा के इंटीग्रेट करें। उससे अली फ़ायदा मुझे क्या हो रहा है कि मुझे सी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, एंड मुझे बार बार कुछ डायग्राम के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। मैं सिर्फ अपना ही की कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ कि मैं वी ग्राफ के और एक्स एक्सिस के बीच में का एरिया निकाल रहा हूँ। वो एरिया जो होता है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ऐड और सब्ट्रैक्ट, सही है। तो मैंने कहा एक और इंटीग्रेशन हो जाएगी क्योंकि 5 सेकंड तक जाना है, सही है। अब इंटीग्रेशन तो तीनों की टेक्निकली एक ही होनी है, क्या होनी है, 60³ - 24t²/2 एंड 18t, सही है। और लिमिट्स क्या लग जानी है, एक में 0 to 1, एक में 1 to 3, और एक में 3 to 5। लिमिट्स लगा के दिखानी होती है बिल्कुल। ये 5 मार्क का सवाल है ना, तो तुम्हें लिमिट्स अलग अलग सबकी कैलकुलेट करके दिखानी है। इंटीग्रेट तो एक ही बार किया ना, लिमिट्स लगानी पड़ेंगी लेकिन। और इन क्वेश्चंस में ये बात अब खुद सोचनी है, क्वेश्चन कहीं नहीं बताएगा कि आपने ये करना था। अब ये 1 मिनट है, इस बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले मैं ज़रा लिमिट्स लगा दूँ। मैं जो है वो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, ताकि मैं तीनों अलग अलग आपको निकाल के बता सकूँ। एक 0 to 1, तो इसका आंसर आ रहा है 8। इसका आ रहा है -8। इसका आ रहा है 40। अब इस -8 का क्या मतलब है बताओ, वापस रिवर्स में आ रहा था, यानी इनमें से क्या हुआ, 8 आगे गया, 8 पीछे गया, और फिर घूम के दोबारा 40 आगे चला गया। तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया, मैं कहूँगा 8 + 8 + 40, सही है। कितना बनेगा, 56। ओके, दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि मुझे पता है रिवर्स में आना शुरू हो गया था। मैंने पहले जब आपको वीटी ग्राफ भी बना के दिखाया तो मैंने आपको ऐसा बना के दिखाया ना, तो ये जो 1 2 3 वाला एरिया था, ये बिकॉज इट वॉज बिलो द एक्स एक्सेस इट केम आउट एज अ नेगेटिव नंबर। 40, तो ऐड जो नेगेटिव साइन को अकोमोडेट कर लोगे, 8 - 8 + 40, सही है। जो माइनस हो रहे हैं उसको माइनस कर दोगे, टोटल। वो तो 5 सेकंड है ना, तुम्हें खुद ही रखा है। ओके।
समझ आया सबको? तो मार्क्स देख के थोड़ा सा अंदाजा भी होना चाहिए कि भाई किस क्वेश्चन में ज़्यादा वर्किंग है। ओके, चलें अब दो मुश्किल सवाल। ये वाला आसान है आई थिंक, सही है। मैं पहले आपको ये वाला दिखाना चाहता हूँ, एग्जाम्पल 11, और फिर मैं एग्जाम्पल 9 पे आऊँगा। ये आखिरी है ना? हाँ। ये कहता है पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ पॉइंट ए ऑन द लाइन एंड कम्स टू रेस्ट अगेन 10 seconds later at another point B on the line. The velocity t seconds after leaving A is this. अब वेलोसिटी की इक्वेशन दो पार्ट्स में टूटी हुई है। इसको एएस मैथ के फंक्शंस में भी कभी कभार इस तरह का ग्राफ आता था जो दो टुकड़ों में होता था। इसको वैसे कहते हैं दिस इज अ पीस वाइज फंक्शन। सही है। आपको अगर एएस मैथ के क्वेश्चंस याद हैं तो इसमें एक ऐसा ग्राफ होता था जिसमें यूं करके ग्राफ बना होता था और फिर यूं एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई थी। सही है। कि उनके एंड पॉइंट्स ज्वाइन हुए हुए होते थे कि एक ग्राफ जहाँ टूटता था वहां वहीं से दूसरा जुड़ जाता था। सही है। तो यहाँ पे भी जनरली यही हो रहा होता है। वो यही प्रूव करने को कह रहा है, शो दैट देयर इज नो इंस्टेंटेनियस चेंज इन द एक्सेलरेशन, यानी पहले वाले की एक्सेलरेशन जहाँ एंड होगी वहीं वाले से दूसरे वाले की शुरू भी हो जाएगी। लेकिन अली ये तो वीटी ग्राफ्स हैं, इन दोनों को पहले एक्सेलरेशन के ग्राफ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? 1.44t माइनस 3 इंटू 0.0.388 टी स्क्वायर। ओके, ये एक एक्सेलरेशन की हो गई, दूसरी वाली एक्सेलरेशन की क्या हो गई? क्या शो करना है? देर इज नो इंस्टेंटेनियस चेंज इन द एक्सेलरेशन। तो एक जगह 5 लगाएं और दूसरी जगह भी 5 लगाएं। यहाँ पे भी जीरो आ रही है, वहां पे भी जीरो आ रही है। तो शो कर दिया मैंने, देयर इज नो इंस्टेंटेनियस चेंज इन एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल इज एट t5। एक्सेलरेशन सेम है इसलिए इंस्टेंटेनियस चेंज। इसका कोऑर्डिनेट बन रहा है 5,0 और इसका भी बन रहा है 5,0। तो एक ग्राफ जहाँ एंड हो रहा है वहां से दूसरा ग्राफ शुरू हो रहा है। एक क्यूबिक है, दूसरा क्वाड्रेटिक है, या सॉरी एक्सेलरेशन का एक क्वाड्रेटिक है और एक लिनियर है। तो एक यूं बन के करके बन रहा होगा और फिर दूसरा यहीं से शुरू हो रहा होगा। सही है। फाइंड द डिस्टेंस ए बी। फाइंड द डिस्टेंस ए बी विथ लिमिट्स। लेकिन कौन सी लिमिट्स लगानी चाहिए? 0 to 5 और फिर 5 to 10। एक चीज़ हमेशा क्या चेक करनी चाहिए अली, कि पार्टिकल कहीं घूम तो नहीं रहा भाई। वो चेक करना ज़रूरी है, क्वेश्चन बताएगा नहीं, हो सकता है घूम भी रहा हो। रेस्ट पे आने के लिए क्या ज़रूरी होगा? उसने कहा कम्स टू रेस्ट 10 seconds लेटर। अच्छा, वैसे उसने बता दिया कि रेस्ट जो है ना वो 10 seconds लेटर ही है। सही है। तो फिर मुझे चेक करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ना लिखा होता तो कासिम पहले मैं क्या करता, मैं इसको रखता यूं और मैं क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करता। तो आसानी से सॉल्व हो रही है। और मैं जब पता भी करता ना तो मेरा आंसर क्या मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ से टी की वैल्यू आ रही है
0.967। हाँ 7.5 आ रही है ना, तो 7.5 सेकेंड्स के बाद 7.5 इस ग्राफ के अंदर है ही नहीं, तो अगले ग्राफ के अंदर है, तो इररेलेवेंट हो गया। सही है। इसी तरह अगले ग्राफ में भी मुझे चेक करना चाहिए था। वैसे उसने क्वेश्चन में अब कासिम बता दिया तो मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं दोनों को इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सही है। इसको भी इंटीग्रेट करना है। इसकी लिमिट्स क्या होंगी, 0 to 5 और सही है, दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए मैं इसको यहीं पे रहने दे रहा हूँ। आप इंटीग्रेट एंड फाइंड आंसर लिख रहा हूँ मैं। सही है, इंटीग्रेशन सिंपल वाली है। मुझे आपको एक्चुअली वो वाला क्वेश्चन सही से कराना है जो इससे पिछला वाला है, बिकॉज उसमें काइनेमैटिक्स ग्राफ्स भी मिक्स हुए हुए हैं और काइनेमैटिक्स वो भी मिक्स हुआ हुआ है। 9 है। 10 से पहले क्या है, 8 है। 9 खा गया हूँ मैं। सही है, 8 है। सही है। कितने मार्क्स का सवाल है, 9 मार्क्स का सवाल है। Particle P moves in a straight line. It starts from rest at a point O and moves towards a point A on the line. During the first 8 seconds, speed increases to 8 with constant acceleration. During the next 12 seconds, P's speed decreases to 2 with constant deceleration. P then moves with constant acceleration for 6 seconds, reaching a speed of 6.5. Sketch the velocity time graph for P's motion. Okay? भाई छोड़ दे मोबाइल। ओके, क्या क्या कर रहा है भाई वो। During the first 8 seconds, P's speed increases to 8. तो यूं करके चला गया वो ऊपर। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है ना, ऐसे चला गया ऊपर। और फिर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 सेकंड पी स्पीड डिक्रीजेस टू 2। 20 पे जो है वो उसकी स्पीड दोबारा 2 हो गई थी। सही है। फिर दोबारा क्या किया उसने, दोबारा एक्सेलरेट किया 6 सेकंड्स के लिए और 6.5 की स्पीड पे चला गया। ओके। सही है, दिस इज ऑल द वीटी ग्राफ दैट आई नो। मैं इस तरह उसको बना दूंगा। मैं अब चाहें तो टाइम्स लेबल कर सकता हूँ। एक टाइम है, दूसरा टाइम है और ये तीसरा टाइम। असल मुश्किल सवाल अब शुरू होता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी फ्रॉम ओ एट टाइम टी सेकेंड्स आफ्टर लीविंग ओ इज एस मीटर्स। जब हम वीटी ग्राफ पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि वीटी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है तो इसका मतलब मैं दूर ही जा रहा हूँ, चाहे वो डिसेलरेट करते हुए दूर जाऊं या एक्सेलरेट करते हुए जा रहा हूँ, दूर ही जा रहा हूँ मैं। उसने कहा शेड द रीजन, क्या हो, शेड द रीजन ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ representing s for a value of t where t is between 20 and 26। यानी आपका टाइम कहीं 20 और 26 के बीच में है। आप कोई भी नंबर ले लें अभी फिलहाल, आपको रीजन एक शेड करके दिखाना है। आप वो रीजन शेड करके दिखाएं जो एस को रिप्रेजेंट करेगा। एस क्या चीज है, एस इज द डिस्प्लेसमेंट। सही। तो लेट्स से मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल कि आप मुझे बताएं कि लेट्स से मैं टी ले रहा हूं 24। सही है। आप मुझे अब इसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट करके दिखाएंगे
24 तक डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है आपकी, तो कौन से रीजन शेड करेंगे आप? सारा डिस्प्लेसमेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वो कहाँ था, वो बिल्कुल स्टार्ट पे था, उसके बाद से मैं दूर जाता रहा, तो ये जो सारा एरिया कवर कर रहा हूँ वो डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए ना। डोंट यू थिंक? ये सारा एरिया जो मैं कवर कर रहा हूँ ये मैं डिस्प्लेसमेंट ही कवर कर रहा हूँ भाई, दूर ही जा रहा हूँ मैं रिटर्न में तो नहीं आया अभी। सही। तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है? स्टार्ट से लेके एंड तक का डिस्टेंस है। सही। क्लियर? तो इसलिए ये एक मार्क थोड़ा सा चैलेंजिंग है। बहुत सारे लोग इसमें क्या शेड करके आ जाते हैं, ये वाला एरिया शेड करके आ जाते हैं। अब कोई मुझे उस दिन किसी ने मुझे क्लास में कहा कि सर यहाँ पे 20 भी तो है। मैं कहा सही है, आप इस मार्किंग स्कीम ये कहती है कि आपने अगर सिर्फ 20 तक भी एरिया शेड किया हुआ है तो भी सही है, लेकिन अगर आपने ये वाला एरिया शेड नहीं किया 0 से 20 तक का, तो फिर आपका आंसर गलत है, क्योंकि 1 मार्क का ही है। सही है। अब इसका असल 6 मार्क का सवाल है। देखिए, पेपर में 9 मार्क्स सिर्फ काइनेमैटिक्स के हैं, 50 मार्क का तो पेपर है, 20% ऑफ योर एग्जाम इज हियर। ओके। क्या कहता है वो? शो दैट फॉर टी बिटवीन 20 and 26, यानी 20 से 26 के बीच में ये जो वी टी ग्राफ है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एस टी ग्राफ ये होगा। देखिए, ये जो वी टी ग्राफ है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एस टी ग्राफ ये होगा। वी टी को एस टी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इंटीग्रेट करके। क्या वी टी की इक्वेशन है मेरे पास? नहीं है। क्या मैं बना सकता हूँ? स्ट्रेट लाइन है ना। सही है। इक्वेशन बन जाएगी। कौन से दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास? ये था 26,6.5 और ये पॉइंट क्या था? 2। पहले मैंने ग्रेडियंट निकाला, 4.5/6 इज 3/4। भाई है 0.75 ग्रेडियंट आ गया। फिर मैंने कहा y-y1 mx-x1, y माइनस मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ 2, और इसको लिख देता हूँ v और इसको लिख देता हूँ t। सही है। अब आपने कहा सर वी टी को इंटीग्रेट करते हैं, तो ये बन जाता है एस टी। और क्या आ जाएगा इंटीग्रेट करने से? प्लस सी आ जाएगा। सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। और मैं आपको बता रहा हूँ 6 में से 3 मार्क मिले अभी, है ना। कुछ मार्किंग स्कीम ऐसे कह रही है कि भाई 3 मार्क मिले अभी आपको। लिमिट किस पे लगाऊं? इस पे लिमिट लगा के फ़ायदा क्या होगा? मुझे डिस्प्लेसमेंट का नंबर थोड़ी प्रूव करना है, मुझे तो ये प्रूव करना है इस इक्वेशन में तुमने ये प्रूव कर दिया, ये प्रूव हो गया है, सी प्रूव करना बाकी है। अब हमने क्या डिसाइड किया था चैप्टर के स्टार्ट पे कि सी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है अली? कोई एक कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, कोई एक ऐसी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू टी की और एस की चाहिए होती है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कासिम इस सवाल में? इसका टी जो है वो 20 से स्टार्ट हो रहा है और 26 पे एंड हो रहा है, तो टी के कोऑर्डिनेट्स या तो 20 के निकल सकते हैं या 21 के निकल सकते हैं या 22, 23, 24, 26 तक निकल सकते हैं। सही है। बताओ कैसे निकालूं? टी तो 20 आ गया, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन टी इक्वल्स टू 20? कैसे पता चलेगा? एरिया अंडर द ग्राफ निकालें कि सर आप ये वाले सारे एरियाज निकालें, ये वाला और ये वाला, तो आपको एक कोऑर्डिनेट पता चलेगा। क्या कोऑर्डिनेट पता चलेगा? कि भाई जब टाइम 20 हुआ था
तो डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? तो मैंने कहा इस एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट 32, और ये क्या है? ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ हाफ हाइट इसकी बन रही है 12, और पैरेलल साइड्स इसकी बन रही है 2 + 8 60। तो टाइम 20 पे S was 92। डू यू एग्री विद दैट? कि जब टाइम 20वां था तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या थी? 92 थी। इस कोऑर्डिनेट को जब मैं अपने एसटी ग्राफ में यूज करूंगा तब जो है वो सी की वैल्यू निकलेगी। ये देखें, तो सी आ रहा है 202। चेक कर लो भाई। भाई अब जाके पूरे मार्क्स मिले, क्योंकि किस किस की कैलकुलेशन बाकी थी सारे एरियाज के। अब आप सोचें एग्जाम में ये सारी बातें आपने सोचनी है भाई कि सर मैंने एसटी ग्राफ, इसीलिए मैंने आपसे चैप्टर के शुरू में क्या कहा कि सी जो है ना वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है इन सवालों में, सोचने वाली। और वो निकलेगा कैसे? जब तक आपके पास कोई कोऑर्डिनेट ना हो तब तक वो नहीं निकलता। तो कोऑर्डिनेट सोचना पड़ेगा कहीं कहीं इस सवाल में जैसे सोचा। आई विल अग्री विथ यू दैट दिस इज अ हायर डिफिकल्टी क्वेश्चन। मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस डिफिकल्टी लेवल पे नहीं जाते। इससे पहले वाला भी मैंने आपको दिखाया, मुनासिब सा क्वेश्चन था, इतना कोई मुश्किल नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। कल मुझे वो कह रहा था कि एक स्टूडेंट आके कहता है सर काइनेमेटिक्स नहीं हो रही, मुझे एक एक सवाल करने में 15-15 मिनट लग रहे हैं। मैं कहा लगाओ अभी, सही है, अभी 15 मिनट लग रहे हैं, बाद में ये प्रोसेस डेवलप हो जाएगा तो आप जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे फिर। सही है, क्लियर? चैप्टर समझ आ गया? अगली क्लासेस में फोर्सेस हैं। अच्छा मैंने जो है ना वो फनकारी थोड़ी सी ये की हुई है कि मैंने जो है ना फोर्सेस का चैप्टर 3 टुकड़ों में तोड़ा हुआ है। तो आप, हो सकता है अगले क्लास में जो है ना वो 2 चैप्टर पढ़ा दूं, क्योंकि फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम, फोर्सेस एंड रिजल्टेंट्स एंड फोर्सेस एंड प्लेन्स तीनों आपस में सेम ही है। मैंने सिर्फ तोड़ा हुआ है इसलिए कि मेरे पढ़ाने के लिए आसान रहे। तो ये टेक्निकली 3 चैप्टर नहीं है, एक ही चैप्टर है लंबा सा। ओके, तो भी बाद में होगा, न्यूटन्स लॉज के बाद, रमजान में। मोमेंटम तो आधे घंटे